So, hi everyone. Now we are going to cover our next essay, that is essay 530. What is essay 530? Essay 530 is audit sampling. होता क्या है ये सुनो। अब ऑडिट करने के दो मेथड होते हैं। एक कि हम 100% चीज चेक करें, और दूसरी कि 100% ना चेक करके हम उसमें से थोड़े बहुत चेक करें और पूरी 100% पे हम अपना ओपिनियन दे दें। उसको हम बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। कि जब सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करके हम ऑडिट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। और जब हम सैंपल चूज करेंगे या सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमें ऐसे 530 फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टली मीनिंग पे आओ। मीनिंग क्या है इसका? एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स। अब नॉर्मली मैं 100% आइटम पे प्रोसीजर लगाता हूं, बट जब मैं 100% से कम पे प्रोसीजर लगाऊं उसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, और हर एक पॉपुलेशन का इक्वली चांस होना चाहिए कि कोई भी पॉपुलेशन सिलेक्ट हो सकती है। मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि ये चीज सिलेक्ट कर ली, ये चीज सिलेक्ट नहीं कर ली। ये हर एक पॉपुलेशन का इक्वल चांस होना चाहिए। और हर एक पॉपुलेशन जो हमने सिलेक्ट करी है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। लेट्स से 100 में से 10 मैंने सिलेक्ट कर ली तो 10 ऐसे ही होने चाहिए जो पूरे 100 को रिप्रेजेंट करे। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव यही है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस ले और एक रीजनेबल ओपिनियन प्रोवाइड करे बेस्ड ऑन द ऑडिट सैंपल। अब स्कोप क्या है? स्कोप यही है कि जब वो सैंपलिंग अप्लाई करेगा तो सैंपलिंग में तो स्टैटिस्टिकल फॉलो कर सकता है, नॉन स्टैटिस्टिकल फॉलो कर सकता है। स्टैटिस्टिकल मतलब बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं सैंपल उठाने के, वो फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग वो सैंपल उठाए तो स्टैटिस्टिकल। जब कोई स्ट्रक्चरल टेक्निक फॉलो नहीं कर रहा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, अपने दिमाग से सैंपल उठा रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन स्टैटिस्टिकल। अब when designing the sample, the audit sample and perform test count। जब वो सैंपल उठाएगा, जब उसके ऊपर वो टेस्ट करेगा और जब वो रिजल्ट इवेल्युएट करेगा, उन तीनों के लिए वो इन दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकता है। पहली अप्रोच कौन सी? स्टैटिस्टिकल। सेकंड अप्रोच कौन सी? नॉन स्टैटिस्टिकल। ऐसे 500 क्या बोलता है? ऐसे 500 क्या बोलता है कि हर एक ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं। ओके, तो व्हाइल यूजिंग द एसए 530 it would be said that as per SA 500 that sample should be sufficient and appropriate, or sample should provide the sufficient and appropriate audit evidence। अब पॉपुलेशन क्या होती है? एंटायर सेट ऑफ डाटा जिसमें से मुझे सैंपल उठाना है। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? पहले एप्रोप्रिएट, मतलब जिसमें से मैं सैंपल उठाना चाह रहा हूं वो पॉपुलेशन हमारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मेरे पर्पस के लिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे सेल वेरीफाई करनी है तो सेल बुक ही मैं उठाऊं ना कि परचेज बुक, बेसिक सी बात है। कंप्लीटनेस, जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। रिलायबल, पॉपुलेशन हमारी रिलायबल भी होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन रिलायबल होगी तो सैंपल भी रिलायबल आएगा, सैंपल रिलायबल आएगा तो मेरे पास जो एविडेंसेस आएंगे वो भी रिलायबल होंगे। तो ये फैक्टर्स जो पॉपुलेशन के अंदर होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप। पहली हमारा एप्रोप्रिएट, रिलायबल एंड कंप्लीटनेस। सैम्पलिंग यूनिट, जो हर एक छोटी छोटी आइटम्स मिलके एक पॉपुलेशन बनाती हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग यूनिट। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब जो हमने सैंपल लिया, लेट्स से 100 में से 10 मैंने लिया है तो 10 ऐसा होना चाहिए कि वो 100 को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करने का मकसद यही होता है कि 4 चीजें चेक करो और 40 पे अपना ओपिनियन दो। तो वो जब भी हो सकता है जब पॉपुलेशन हमारी टोटल रिप्रेजेंटेटिव होगी। उसके बाद जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है? कंट्रोल को टेस्ट करने में और डिटेल्स को टेस्ट करने में। या तो मैं कंट्रोल को टेस्ट कर लूं कि कंट्रोल में डेविएशंस तो नहीं है, मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, या फिर डिटेल्स बैलेंस शीट के आइटम्स को वाउच करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए मैं सैम्पलिंग अप्लाई कर सकता हूं, ये देखने के लिए कि उनके अंदर मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है? पहला रैंडम सिलेक्शन तो सारी होते हैं, सैंपल इज इक्वल टू रैंडम सैंपलिंग। अब जब वहां पे हम प्रोबेबिलिटी का यूज करें और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करें कि जिसमें ज्यादा रिस्क है वो ज्यादा सैंपल, जिसमें कम रिस्क है वो कम सैंपल, तो वो हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। और नॉन स्टैटिस्टिकल जिसमें कोई भी फीचर ना हो, ना ही किसी में प्रोबेबिलिटी यूज करता, प्रोबेबिलिटी यूज करता, ना ही मैं रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करता, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। जहां यूज होता है और जहां यूज नहीं होता वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। वही स्टैटिस्टिकल क्या होता है? जहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में यूज करता हूं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करता हूं मैं, और जहां पे पर्सनल बायसनेस मेरा नहीं होता। नॉन स्टैटिस्टिकल, without using any statistical formula, or we can say sample would be drawn on the basis of personal experience और personal knowledge। मतलब अपने कुछ दिमाग से या फिर अपने कुछ जजमेंट से, अपने कुछ एक्सपीरियंस के बेस से मैं सैंपल उठा रहा हूं, कोई स्ट्रक्चरल टेक्निक फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए वो होते नॉन स्टैटिस्टिकल।
उसके बाद सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड। वो जो ट्रेडिशनल मेथड क्या था सैंपल आने से पहले कि हमें 100% आइटम वेरीफाई करनी है ताकि मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाऊं। तो सैंपलिंग क्या होता है, 100 नहीं करनी, लेस देन 100 करनी, लेट से 90 करनी है, फिर सिर्फ 10 आइटम करनी है। ओके, तो इस तरह से सैंपलिंग अप्लाई करनी है 10 लेके भी मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाऊं। बस ये बात बोली गई है इसमें। उसके बाद जो मैंने सैंपल उठाया है उस सैंपल के ऊपर किस हद तक मुझे चेकिंग करनी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सैंपल ले लिया, अब सैंपल के प्रोसीजर्स ज्यादा लगाने हैं कम लगाने हैं वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। पहला, एंटिटी का साइज ज्यादा है तो प्रोसीजर ज्यादा, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो प्रोसीजर कम, अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो प्रोसीजर ज्यादा, बुक्स रिलायबल है तो कम, बुक्स रिलायबल नहीं है तो ज्यादा, टॉलरेबल रेंज, टॉलरेबल रेंज मतलब एक्सपेक्टेड रेट अगर ज्यादा है तो प्रोसीजर कम, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेट हमारा कम है तो ज्यादा। ओके, मतलब कितना मैं सह सकता हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि रिलायबल है, इतने भी स्टेटमेंट होते मैं सह लूंगा तो प्रोसीजर मुझे कम लगाने पड़ेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं यार इसकी बहुत ज्यादा है, मैं 10% ही साइन कर सकता हूं तो वहां पे मुझे प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ डिजायर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा चाहिए तो प्रोसीजर भी मुझे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोच, मतलब कोई भी अप्रोच में फॉलो करूं एज स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल दोनों हमारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद एडवांटेज, स्टैटिस्टिकल अगर फॉलो करेंगे तो उसकी क्या एडवांटेज रहेंगी। पहला, सैंपल साइज इंक्रीज नहीं होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होने से, क्योंकि फॉर्मूला बेस होता है जितने सैंपल उसे निकालने वो तो निकालेगा ही, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर डिफेंसिबल, मतलब ठोस होता है, स्ट्रेंथन्ड होता है, और डिफेंस मतलब अगर कभी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आया तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने सैंपल ड्रॉ किया था। ऑलवेज एक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब हमेशा ये रिस्क लेके चलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना स्टैटिस्टिकल में कि वो रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स देख के सैंपल उठाता है, तो वैसे ही वो हमें हमेशा एक रिस्क कैलकुलेट करके चलता है कितना डिफरेंस हो सकता है। बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डाटा, मतलब बड़ी पॉपुलेशन का बेटर डिस्क्रिप्शन कंसाइज में हमें करके दे देता है। वाइडली एक्सेप्टेड, ज्यादातर हमारा यही यूज होता है। क्या बोला हमने एडवांटेज में, साइज बढ़ने से मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से सैंपल नहीं बढ़ेगा, मोर डिफेंसिबल होता है, मीन्स फॉर एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज विद स्पेसिफाइड रिस्क, मतलब ये एक मीन्स है, एक तरीका है जिससे रिस्क के अकॉर्डिंग मैं सैंपल को ड्रॉ कर सकता हूं। कैलकुलेट रिस्क लेके चलता है, ये भी एक बेनिफिट है कि कितना एक्सपेक्टेड कि कितना रिस्क हो सकता है उसमें ज्यादा सैंपल ले लेना। लार्ज मास ऑफ डाटा का कंसाइज प्रेजेंटेशन होती है और वाइडली एक्सेप्टेड होती है, कुछ एडवांटेज है। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है, पहले डिजाइन करना, साइज चूज करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन के ऊपर प्रोसीजर लगाना, कोई डेविएशन आएंगे तो उसका नीचे कोर्स देखना और प्रोजेक्ट करना कि कितनी और मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं और फिर रिजल्ट को इवेल्युएट करना। सैंपल डिजाइन, सबसे पहले मुझे डिजाइन करना है। अब सैंपल को डिजाइन करने के लिए कि कहां से मुझे लेना है, कहां से मुझे नहीं लेना, कितना मुझे लेना, लाइक दैट, उसके लिए मैं क्या देखूंगा, मेरा पर्पस क्या है और किस नेचर के ऑडिट एविडेंस मैं चाह रहा हूं, और ऐसे 500 की रिक्वायरमेंट सफिशिएंट है ना, तो वैसे मुझे सैंपल साइज इस तरह से डिजाइन करना है कि वो सफिशिएंट भी हो और एप्रोप्रिएट भी हो जो ऐसे 500 ने बताया हुआ है। उसके बाद वैसे ये बात बोली गई है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए मैं एक्सपेक्टेड रेट निकालूंगा कितना डेविएशन हो सकता है, और टेस्ट ऑफ डिटेल करने के लिए एक असेसमेंट बना लूंगा मैं कितना हमारा मिसस्टेटमेंट उसके अंदर हो सकते हैं, उसके हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा। फिर स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यूएटेड सिलेक्शन, मतलब एक तरीके हैं जिससे मैं सैंपल ले सकता हूँ। स्ट्रेटिफिकेशन क्या, जहां पे मैं पूरी पॉपुलेशन को सब डिवाइड कर देता हूं अकॉर्डिंग टू देयर होमोजेनिटी, मतलब स्ट्रेटिफाइज ए पॉपुलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट ए पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू द डिफरेंट सब पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देना इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन, ताकि मैं वेरिएबिलिटी या फिर हेटेरोजेनिटी कम कर सकूं। ये पहले पॉपुलेशन थी तो इसमें सारी मिक्सिंग गुड थी, अब मैंने अलग अलग कर दिया सबको तो होमोजेनिटी मैंने बढ़ा दी, ठीक है। और टेस्ट ऑफ डिटेल, पॉपुलेशन इज ऑफन स्ट्रेटिफाइड बाय मॉनेटरी वैल्यूज। अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या बोला गया है, जब बैलेंस शीट चेक होती है हमारी तो वहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग, मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटिफाई करता हूँ कि जो हायर आइटम है उसको एक बॉक्स में डाल दिया, जो मॉडरेट आइटम उसको एक में, और जो लो है उसको एक में। उसके बाद कई बार हम रिस्क के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें मॉडरेट रिस्क उसको एक बॉक्स में डाल, जिसको हाई रिस्क उसको एक कैटेगरी में, और जिसमें रिस्क है नहीं वो सी कैटेगरी में। स्ट्रेटिफिकेशन, डिवाइडिंग ए पॉपुलेशन into the discrete population is called as stratification। जैसे
अब ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन ने 4 में डिवाइड कर दी, तो इन बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम। ओके, और जो इनके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं इनको हम बोलेंगे स्ट्रेटा। गॉट इट? उसके बाद वैल्यूएटेड सिलेक्शन कुछ नहीं है, मॉनिटरी यूनिट के हिसाब से सिलेक्ट करें, जो हायर आइटम उसको सिलेक्ट करना, जो लोअर आइटम है वो छोड़ देना। सैंपल साइज, लोअर द रिस्क द ऑडिटर विलिंग टू एक्सेप्ट द ग्रेटर द सैंपल साइज विल नीड टू बी। जितना ज्यादा ऑडिटर रिस्क लो करना चाह रहा है उतना ही उसको डीपली वेरीफाई करना पड़ेगा, और डीपली वेरीफाई करने के लिए सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। अब एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा तो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? मतलब कंट्रोल को टेस्ट करने में मुझे सैंपल साइज ज्यादा लेना है या कम लेना है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैं बताता हूं अभी। देखो, अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे रिलाई ज्यादा करना चाहता है तो मुझे सैंपल साइज भी ज्यादा लेना पड़ेगा। फिर रिलायंस ज्यादा करना है तो मुझे वेरीफाई भी डीपली करना पड़ेगा, और डीपली वेरीफाई करने के लिए सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। टॉलरेबल रेट अगर ज्यादा है, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई ये तो बहुत रिलायबल है, अगर कोई मिसस्टेटमेंट हुई तो 80% तक मैं सहन कर लूंगा, तो मिसस्टेटमेंट नहीं है मतलब बिल्कुल उसमें भी, तो वहां पे सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कंट्रोल में डेविएशन रेट यूज होता है और डिटेल में मिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे डेविएशन रेट ज्यादा है मतलब गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे सैंपल साइज में ज्यादा लूंगा। डिजायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा लेना है तो डीपली करो भी वेरीफाई, तो इंक्रीज द सैंपल साइज। अब अगर स्मॉल पॉपुलेशन के केस में मान लो 10 ही यूनिट है उसमें, तो वहां पे सैंपल अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसे 500 बोलता है ऑडिट एविडेंस कि अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो आपको सफिशिएंट एविडेंस इटसेल्फ वो होगा, और अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो उसमें सैंपलिंग अप्लाई हो ही नहीं सकती है। तो 500 के अकॉर्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है? इटसेल्फ और 10 पॉपुलेशन। ओके, आफ्टर दैट डिटेल्स को मुझे टेस्ट करना है। अब डिटेल्स को टेस्ट करने के लिए सैंपल साइज ज्यादा लेना है या कम लेना है, वो कौन से फैक्टर्स हैं? अब ऑडिटर को असेसमेंट ज्यादा करनी है तो सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। ऑडिटर अदर प्रोसीजर्स पर ज्यादा रिलाई कर रहा है, बताओ, मतलब वो सैंपलिंग टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहा, किसी और चीज को फॉलो कर रहा है, तो सैंपल उसको ज्यादा लेना है कम लेना है? सैंपलिंग फॉलो ही नहीं हो रही तो सैंपल साइज भी नहीं लेगा वो, सिंपल सी बात है ना। इंक्रीज द डिजायर लेवल, डिजायर लेवल ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाह रहा है वो, तो सैंपल साइज भी ज्यादा लेना पड़ेगा। टॉलरेबल रेट ज्यादा है तो सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा। मिस स्टेटमेंट होने की चांसेस ज्यादा हैं तो सैंपल साइज ज्यादा लेके मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। और स्ट्रेटिफिकेशन अप्लाई हो रही है, मतलब मैंने हेट्रोजेनियस को होमोजेनियस में डिवाइड कर दिया तो सैंपल साइज मेरा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? जैसे पहले थी 1000 आइटम मिक्सअप थी, अब मैंने 250 के बंच बना दिए, ठीक है, तो हो सकता है कि सारा होमोजेनियस इसमें से मैं 2 या 4 भी चूज कर सकता हूं, तो होमोजेनियस होने से सैंपल साइज कम हो सकता है। और ये हमारा सिमिलर पॉइंट ऊपर वाले में भी था, इसे मैंने वहां नहीं बताया, यहाँ कवर करते हैं हम। पॉपुलेशन के बढ़ने से सैंपल साइज पर काफी कम इफेक्ट पड़ता है क्योंकि रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स हम ज्यादा देखते हैं, और स्मॉल पॉपुलेशन में सैंपलिंग अप्लाई नहीं होता, 530 अप्लाई नहीं होता। ओके, तो ये था हमारे वो एग्जांपल्स जो कि ऑडिटर को हेल्प करेंगे ये पता लगाने में कि कितना सैंपल साइज उसको उठाना है। आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग, उसको आइटम इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि हर एक आइटम का चांस हो सिलेक्ट होने का। ओके, अब मेथड्स क्या है सैंपल सिलेक्ट करने की? रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, हैफाजार्ड सैंपलिंग और ब्लॉक सैंपलिंग। वन बाय वन पढ़ते हैं क्या होता है ये। रैंडम सैंपलिंग क्या मतलब, चाह के ना चाह के ये चीज तो यूज होती ही है हमारे इसमें कि रैंडमली सिलेक्ट करना, बायसनेस इंक्लूड नहीं करके, और हर एक यूनिट का इक्वली चांस हो सिलेक्ट होने का। सिंपल रैंडम, इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपल रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सिंपल रैंडम में क्या, जहां पे मैं रैंडम नंबर टेबल का यूज करता हूं कि कंप्यूटर में एक्सेल में मैंने कोई टेबल बनाई, हजारों की फीडिंग करी उसमें, और मुझे कोई भी सैंपल बेस्ड ऑन रिस्क वगैरह निकाल के दे देगा कि आपको ये चीज उठानी है, तो वो होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इजी टू यूज एंड सिंपल, और होमोजेनिटी में ज्यादा एप्लीकेबल होता है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, वही जो मैं होल पॉपुलेशन को छोटी छोटी पॉपुलेशन में डिवाइड कर देता हूँ, वो होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग के दो पार्ट, पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो मैं टेबुलर फॉर्म में या टेबल्स यूज करके मैं सैंपल ड्रॉ करता हूँ रैंडमली, और दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जहां पे पूरी पॉपुलेशन को मैं सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को यूज करने का क्यों, रीजन क्या है? हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन,
हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन कैसे कि हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग पॉपुलेशन है काफी सारी, तो उसमें तो सैंपल ड्रॉ हो ही नहीं सकता ना, तो उसके लिए मुझे स्ट्रेटिफाइड करके उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटरवल सैंपलिंग मतलब इंटरवल सेट कर लो कि हर 10 यूनिट के बाद मुझे एक एविडेंस उठाना है, ठीक है। जैसे हर 10 के बाद एक, 20 के बाद फिर एक, 30 के बाद फिर एक, तो वो 10 मैंने एक इंटरवल सेट कर लिया। और मुझे ये इस तरह से सेट करना है कि पैटर्न एस्टेब्लिश ना हो। ऐसा नहीं हो कि मिस्टर ए को सेल हुई थी 11वें नंबर पे, 21वें नंबर पे भी वही सेल हो और 31वें नंबर पे भी वही सेल हो, क्योंकि पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। और मैं ये इंटरवल कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव द सैंपलिंग इंटरवल। कितनी यूनिट में लेना चाह रहा हूँ? लेट्स से मैं 100 का सैंपल लेना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन है मेरे पास 1000, तो 100,000 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे हर 10 यूनिट के बाद मुझे एक एविडेंस लेना पड़ेगा, जब जाके 1000 तक मेरे पास 100 यूनिट इकट्ठी होंगी। तो पूरी पॉपुलेशन को मैं डिजायर्ड साइज से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास इंटरवल आ जाए। ओके, मॉनिटरी यूनिट बेस्ड ऑन वैल्यूएटेड सिलेक्शन आपको बता चुका हूं, हायर वैल्यू को उठा लो, लोअर वैल्यू को छोड़ दो। हैफाजार्ड सैंपलिंग, हैफाजार्ड मतलब कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं, कुछ नहीं फॉलो करना, मन में आया वो उठा लिया बस, हैफाजार्ड सैंपलिंग। ब्लॉक सैंपलिंग, कॉन्टिजियस आइटम के ब्लॉक्स उठाना, जैसे 1 to 5 उठा लो भाई, 50 to 55 उठा लो, 1012 to 106 उठा लो, 1112 to 1118 उठा लो। तुम लोगों ने ब्लॉक बना दिए और कंटिन्यूस आइटम्स के ब्लॉक मुझे उठाने हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक सैंपलिंग। इन्वॉल्विंग सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस आइटम फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज ब्लॉक सैंपलिंग। जैसे से बोला गया कि 200 इनवॉइस है, उसमें से कोई भी 4 50 के ब्लॉक उठा लो, मतलब लेट्स से 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से मुझे 200 उठाने हैं इनवॉइस जो हैं, तो हमने कहा कि कोई भी 50 के आप 4 ब्लॉक उठा लो, या तो 1 से 50 कर लो या 100 से 150 कर लो, जो आपकी मर्जी हो, उसको बोलते हैं ब्लॉक सैंपलिंग। अब जितने भी आइटम्स उसने सिलेक्ट करी हैं उनके ऊपर उसको प्रोसीजर्स लगाने हैं बस। अगर उस आइटम के ऊपर प्रोसीजर ना लग सके किसी भी सिचुएशन से, तो उसको उसके अलावा किसी रिप्लेस्ड आइटम पे प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। और अगर प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहा है तो उसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर डिसाइड करना है। अल्टरनेटिव भी नहीं लगा पा रहा है तो वो उसको एक मिस स्टेटमेंट डेविएशन डिक्लेयर कर देगा कि प्रोसीजर उस पर लग ही नहीं पा रहे हैं, और करेगा फिर। जैसे मैं चेक को वेरीफाई कर रहा हूँ कि पूरी चेकबुक को मुझे वेरीफाई करना है, अब कुछ चेक उसमें कैंसल्ड हैं तो उनपे तो प्रोसीजर अप्लाई हो नहीं सकता, बस ये हो सकता है कि ऑथराइज्ड वे में उसको कैंसिल किया गया है, नहीं किया गया है। ओके, तो पहले तो कैंसिल्ड चेक को मैं वेरीफाई कर लूँ कि ऑथराइज वे में उसको कैंसिल किया गया हो, और दूसरा ये कि उसके अलावा मुझे कोई और आइटम उठानी पड़ेगी ताकि मैं सफिशिएंट एविडेंसेस ले सकूं। जैसे सेल वेरीफाई करनी है, अब मैंने देखा कि कुछ सेल आइटम या फिर कुछ सेल्स इनवॉइसेस मिसिंग है, तो क्या, जैसे मान लो मैंने सोचा कि 1000 इनवॉइस है भाई, और उसमें से मैंने 100 उठा लिए, 100 उठाने हैं, नंबर सेलेक्ट कर लिए मैंने, बट मैंने देखा कि 100 में से 5 इनवॉइस जो मुझे उठाने थे नंबरिंग वाले वो लॉस्ट हैं, तो एविडेंस कितना है मेरे पास? 95 ओनली, तो 5 मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे। बस ये बात बोली गई है इसमें कि प्रोसीजर लगाने हैं यूनिट्स पे, नहीं लग पाए तो फिर क्या, तो मुझे रिप्लेस्ड आइटम पे मुझे प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद नेचर, अब हमने पढ़ा था ना कि डेविएशन आ गई, मिस स्टेटमेंट आ गई, तो उसके बाद मुझे उसका नेचर देखना है और उसका कोर्स देखना है। डेविएशन देखने के लिए मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा, और मैंने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि सबके कॉमन फीचर्स हैं, तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि सबको मुझे आइडेंटिफाई करना है। और अगर सारी मिस स्टेटमेंट फ्रॉड को इंडिकेट कर रही हैं तो सबको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, और नेचर एंड कॉस्ट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्या बोला इसने? मुझे डेविएशंस को फाइंड आउट करना है, उनके नेचर को, कि क्यों क्यों ये मिसस्टेटमेंट राइज हुई है, उसका नेचर क्या रहा और उसका कारण क्या रहा। उसके लिए मुझे हर एक आइटम को टेस्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मैं सारे के सारे आइटम टेस्ट कर दूं जिससे अंदर फ्रॉड ज्यादा हो सकता है। और मुझे रेयर सर्कमस्टांसेस में ये भी पता चल सकता है, या फिर ये कंसीडर मैं करूंगा जो एनोमली है, एनोमली मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, मतलब ऐसी भी स्टेटमेंट आई है जो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे है, वो पूरी पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं कर रही है, वो होती है एनोमली। तो एनोमली स्टेटमेंट तो वो भी ऑडिटर कंसिडर करेगा, और ऑडिटर हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेगा कि मिस स्टेटमेंट डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ पॉपुलेशन, कि जो एनोमली है वो बची हुई पॉपुलेशन को अफेक्ट ना करे, इसके लिए वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। इन शॉर्ट, अगर उसको
हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए है तो उसको ये एश्योरेंस लेनी पड़ेगी कि जो हमारे मिस स्टेटमेंट आई है वो बची हुई पॉपुलेशन को अफेक्ट बिल्कुल भी ना करे। ओके, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, अब एट लास्ट वो कितनी और मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं उसको प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, बट उसके अंदर वो एनोमली हटा देगा क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, मतलब उसको देखना है कि कौन से ऐसे मिस स्टेटमेंट और हो सकती हैं जो पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, तो एनोमली हम उसमें से हटा देंगे। मार्क इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले हम मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें से एनोमली को हम हटा सकते हैं, और जो मिस स्टेटमेंट हमारे अनकरेक्ट रह गई हैं उसको भी हम प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये था, मतलब प्रोजेक्टेड हम वो कंसिडर करेंगे जो, सुनो ध्यान से, ओरिजिनली जो फाइंड आउट हुई है वो अलग, उसके अलावा जो और हो सकती हैं इन एडिशन टू दैट। और कंट्रोल के केस में कोई प्रोजेक्शन मुझे नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि जो वहां पे हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन निकाला था वो इटसेल्फ एक प्रोजेक्शन रेट ऑफ डेविएशन था। अब जो रिजल्ट आया है मेरे पास उसको मुझे इवेल्युएट करना है और एक कंक्लूजन फॉर्म करना है, और रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एक वैलिड बेसिस हो, मतलब ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिजल्ट फ्रॉम सैंपल एंड ए रीजनेबल बेसिस, कि जो से सैंपलिंग अप्लाई करी है उससे जो रिजल्ट आया है देखना है कि रिजल्ट सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, और वो उसको रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीजनेबल बेसिस किस चीज का? ओपिनियन देने का। ओके, तो ये था अपना SA 530 ऑडिट सैंपलिंग। तो ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।